बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात डॉक्टर रमजान शेख साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताएगा डॉलर का ना रुकने वाला सिलसिला कब थमेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली जो एक्सचेंज रेट है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, ये मोस्टली कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं और एक्सचेंज रेट जो है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है और क्योंकि इसके इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ट्रेड पे इफेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ पे इफेक्ट्स होते हैं, फॉरेन कैपिटल फ्लोज पे होते हैं, इन्फ्लेशन पे होते हैं, इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि ओवरऑल एक्सचेंज रेट इतना इम्पोर्टेंट वेरिएबल है जो कि पूरी इकोनॉमी को जो है वो इफेक्ट करता है। तो पहला जो आपका सवाल ये है कि ये कब रुकेगा, तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट जो है वो उसको कंट्रोल करना बेसिकली तो दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो मार्केट फोर्सेस होती हैं और दूसरा जो है आपका सेंट्रल बैंक होता है। जब आप अपना एक्सचेंज रेट पूरी तौर पर मार्केट फोर्सेस के ऊपर रखते हैं तो मार्केट फोर्सेस जो होती हैं वो अपने मुताबिक काम करती हैं और जिस तरह से भी अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए जब आप डॉलर की डिमांड को बढ़ाएंगे तो उसकी कीमत जो है वो बढ़ेगी और इसी वजह से उसमें इजाफा हो रहा है। दूसरा फिर उसमें फैक्टर जो है वो ये कि सेंट्रल बैंक जो है वो अपना रोल प्ले करे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। अच्छा सर ये भी बताइएगा डॉलर की रेट में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, इस तरह महंगाई पर क्या असरात पड़ेंगे, मईशत पर क्या असरात पड़ेंगे? जी जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि एक्सचेंज रेट का पूरी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे पहले अगर हम ट्रेड पे देख लें तो जब भी आपकी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो आपकी जो इंपोर्ट्स होती हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चीपर हो जाती हैं। तो उसका नेट रिजल्ट ये निकलता है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो इसके नतीजे में चीपर होने की वजह से अगर उनकी डिमांड भी बढ़े और डिमांड बढ़ने के नतीजे में आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा मिलें तो फिर तो ट्रेड के अंदर जो है वो उसका बेनिफिट है, अदरवाइज आपको लॉस होता है उसके अंदर। और नॉर्मली जो हमारे जैसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर आपकी करेंसी की वैल्यू कम होने के बावजूद भी आपकी चीज़ों की इतनी डिमांड नहीं बढ़ती है और इस सिलसिले में हम एक टर्म यूज करते हैं मार्शल डेवलपमेंट कंडीशन, वो सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारी करेंसी की वैल्यू कम होने से हमें ज़्यादा फायदे भी नहीं होते हैं। दूसरा जो है वो ये कि ये जो नेट एक्सपोर्ट्स अगर आपकी बढ़ जाती हैं तो नेट एक्सपोर्ट बढ़ने के नतीजे में आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सकती है, लेकिन कंडीशन ही है कि आपकी नेट एक्सपोर्ट में इजाफा हो। और तीसरा जो इसके ऊपर ये है कि इन्फ्लेशन जो आप बात कर रही हैं तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको पता है कि पूरी कौम जो है इफेक्ट हो सकती है और उसमें आम लोग से लेके बड़े जो लोग हैं उन सबको उसका सामना करना पड़ता है। तो एक्सचेंज रेट अगर आपकी करेंसी का अगर कम हो रहा है, आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो गिर रही है तो उसका पहला इफेक्ट यही आता है कि आपके मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी और उसका जो पैनल होता है वो बेसिकली इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के थ्रू जो है वो आपकी जो है वो महंगाई में इजाफा हो। तो बहुत सारी जो आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और बाकी हैं वो सारी जो है वो उसकी आपकी जो प्राइसेज हैं उनको बढ़ा देंगे। और इसके अलावा जो है वो इंटरेस्ट रेट पे भी इफेक्ट आएगा और उसके इसका मतलब ये है कि नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जिस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है उस मुल्क की करेंसी की डिमांड जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कैपिटल की प्राइस है। जहाँ कैपिटल की कीमत ज्यादा होगी वहाँ पर कैपिटल आएगा, कैपिटल इनफ्लो ज्यादा होंगे और उस मुल्क की करेंसी की डिमांड में इजाफा होता है और आपकी करेंसी की डिमांड में इजाफा होने से आपकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होनी शुरू हो जाए तो उसके नतीजे में आपके इंटरेस्ट रेट पे भी इफेक्ट जाते हैं और उस चीज को फिर सेंट्रल बैंक कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो इससे ये पता चलता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो ओवरऑल जो है वो पूरी इकोनॉमी को हिट करता है और इसको कंट्रोल करने की बड़ी जरूरत है। अच्छा सर ये भी बताएगा इस हवाले से हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? जैसे मैंने पहले अर्ज की कि हुकूमत जो है उसको हमारे यहाँ जो एक्सचेंज रेट रेजीम है उसमें ये होता है कि आप एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है जिसे हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं या मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। तो नॉर्मली ये होता है कि जैसे हमारे जैसे लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर हमें मैनेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो ज़्यादा हमारे लिए फिजिबल होता है, लेकिन हमारी इस सेंट्रल बैंक ने ये पॉलिसी रखी हुई है कि उन्होंने उसको मार्केट फोर्सेज को रखा हुआ है, फ्लेक्सिबल रखा हुआ है
تو وہ جو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں وہ تو بیسیکلی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے انٹرسٹ کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں. جہاں پر ان کو اپنے انٹرسٹ زیادہ نظر آئے گا وہ وہاں پہ چلی جائیں گی چیزیں. تو قیمتیں آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ پرائس میکنیزم کے تھرو جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن جاتی رہتی ہے. اور ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو گیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور اشرف خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈالر کی بڑھتی قیمت سے صنعتکار بلبلا اٹھے. تاجر رہنما سید عاصم نے خاموشی توڑ ڈالی. کہا کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے سے امپورٹ شدید متاثر ہوتی ہے. غیر مستحکم صورتحال سے صنعتیں متاثر ہو رہی ہیں. اسی پر مزید بات کریں گے امجد ملک سے. جی امجد، بتائے گا تاجر رہنما مزید کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان کے اندر ڈالر جو ہے غیر مستحکم صورتحال ہے. اس وقت ڈالر جو ہے مسلسل اونچی اڑان میں ہے. کبھی ڈالر جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، جس سے امپورٹر ایکسپورٹر ہیں جو بڑے کاروباری شخصیات ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ کاروبار کریں. عموماً جو غیر ملک سے را مٹیریل لیا جاتا ہے تو اس میں بھی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سابق چیئرمین ہیں آل بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن کے اور معروف بزنس مین بھی ہیں سید عاصم شاہ صاحب. دیکھیے جی، ایکسپورٹ میں ڈالر کا بڑھنا فائدے مند ہے، لیکن اس کے برعکس بہت ساری جو را مٹیریل جو امپورٹ ہوتی ہیں، جو ٹیکسٹائل میں استعمال ہوتی ہیں، ڈائز ہیں، کیمیکلز ہیں، یہ ساری امپورٹ ہیں، اس کے اوپر کافی اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اور دوسری، ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے جو انفلیشن ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے، جس سے ہمارا مزدور طبقہ، ہمارا جو صنعتی کارکن وہ بہت پریشان ہے. ہم زیادہ سے زیادہ 15 سے 20%، 25% ہم تنخواہ بڑھا سکتے ہیں اور اتنا جو ہمیں اس میں کشن ملتا ہے، جبکہ مہنگائی یا بہت ساری چیزیں 100% بڑھ چکی ہے. تو یہ صنعتی کارکن بہت پریشان ہے اور را مٹیریل جو امپورٹ ہوتا ہے اس کے ڈالر کی وجہ سے بڑا فرق پڑتا ہے، وہ بھی کافی مہنگا ہو گیا ہے. ہماری جیسے پولیسٹر یارن ہے، اس کا لنک ہے پیٹرول کے ساتھ. جب آپ کا ڈالر ریٹ بڑھے گا تو پیٹرول کے پرائسز بڑھیں گی، تو پولیسٹر دھاگے کی پرائسز بھی آسمان پہ جا رہی ہے، جو معیشت کے لیے بھی اور ایکسپورٹ کے لیے خطرناک ہے. ان کے مطابق کہ جو ڈالر کی صورتحال بنی ہوئی ہے، یقینی طور پہ ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. حکومت کی تمام میں اضافہ ہو گیا ہے. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. دوسری جانب بات کریں گے چینی کی قلت کے حوالے سے. مظفر گڑھ میں چینی نایاب ہو گئی ہے. گزشتہ ایک ہفتے سے سہولت بازار میں چینی غائب ہے. چینی کے حصول کے لیے شہری پریشان ہے. اسی پر مزید بات کریں گے عامر ڈوگر سے. جی عامر، بتائے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، ایک طرف تو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے شہری پریشان ہیں اور دوسری جانب چینی کی قیمتیں آسمان پر باتیں کر رہی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ مظفر گڑھ کے سستا سہولت بازار کے باہر اس وقت موجود ہیں. چینی مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ عام مارکیٹ سے اور سستا سہولت بازار سے غائب ہو چکی ہے. گزشتہ ایک ہفتے سے سستے سہولت بازار میں چینی جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے. شہری ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. بتائیے گا کہ چینی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی سہولت بازار سے؟ چینی بالکل نہیں مل رہی. تقریباً جو ہے نا ایک ہفتہ ہو گیا ہے، روز یہاں پر آتے ہیں چینی کی خاطر، ٹھہر ٹھہر کے چلے جاتے ہیں. چینی بالکل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل نہیں رہی تو ہم کہاں سے دیں. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ جو ہے سہولت بازار میں فوراً چینی مہیا کی جائے تاکہ غریب مستفید ہو سکے. اچھا، مجھے آپ بتائے گا کہ چینی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ چینی گم ہو گئی یار، چینی مل ہی نہیں کہیں سے یار. مظفر گڑھ سے کہیں سے بھی نہیں مل رہی چینی یار، کہیں سے بھی نہیں مل رہی. سہولت بازار کی کیا صورتحال ہے؟ وہیں سے بھی نہیں مل رہی یار، کہیں سے بھی نہیں مل رہی چینی یار. طالبہ کیا آپ کا؟ یہ ہڑتال ہو جائے، میں تو کہہ رہا ہوں. شہری اس حوالے سے خاصی پریشانی کا شکار ہیں. سہولت بازار کے باہر اس وقت موجود ہیں، یہی مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں چینی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. بہت ڈوگر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. سناوا کا ڈانڈے والا میں گھنا جنگل بنجر ہو گیا. 917 ایکڑ رقبے میں سے 117 ایکڑ پر مافیا قابض ہے. علاقہ مکینوں کا درختوں کے کاٹے جانے پر شکوہ کیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے طاہر چودھری سے. جی طاہر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں سناما کے نواحی علاقے ڈانڈے والا جنگل میں موجود ہوں. ایک وقت تھا یہاں پر گھنے درخت ہوتے تھے، جنگلی حیات ہوتی تھی، پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں آتی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس جنگل میں کہیں کہیں پر آپ کو درخت نظر آئیں گے. یہاں کے مقامی جاگیردار ہیں، انہوں نے درخت کاٹ دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جنگل کا رقبہ تھا اس پر قبضہ کیا ہوا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ مکین بھی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. ایک وقت تھا
बड़ा घना जंगल होता था, अब तो यहाँ पर दरख्त ही नजर नहीं आते। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि डांडे वाला जंगल की जो टोटल जमीन है वो 917 एकड़ है और उसमें से जंगलात डिपार्टमेंट की इंक्रोचमेंट रिपोर्ट के तहत 2017 के इंक्रोचमेंट रिपोर्ट के तहत उसमें से 117 एकड़ के ऊपर जो है मकामी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम जंगल के मसाइल की बात करें तो सबसे बड़ा जंगल का मसला कटिंग ऑफ ट्री है। यहाँ से जो दरख्तों को काटा जाता है, मकामी लेवल के ऊपर आराजात मौजूद हैं, फॉरेस्ट एक्ट की उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही और आराजात काम कर रहे हैं और इन जंगलों से दिन के वक्त रात के वक्त जैसे जैसे लोगों का दाव लगता है वो दरख्तों की चोरी करके वहां पे आराजात के ऊपर लेकर जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इस जंगल का मसला है वो है जानवरों का यहाँ पे चरना। यहाँ पे जो हमसाया लोग हैं वो बड़ी बेदर्दी के साथ जंगल के खात्मे के लिए अपने जानवरों को यहाँ पे लेकर आते हैं और वो जानवर बड़े पौधों के साथ साथ जो छोटी प्लांटेशन होती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जब हम मौके पर पहुंचे हैं तो महकमा जंगलात के जो अफसरान थे, जो यहाँ पर गार्ड थे, वो मौके से चले गए हैं और उन्होंने अपने से इनकार कर दिया है। 75 एकड़ पर जो दरख्त लगाए गए थे उनमें से कोई एक दरख्त भी जिंदा नहीं बचा, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई एक दरख्त जिंदा नहीं बचा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, कोटचटा के इलाके चोटी जरी के शहरी पीने के पानी से महरूम है। चोटी जरी में पिछले एक माह से वाटर सप्लाई स्कीम बंद है। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद सलीम से। जी मोहम्मद सलीम, बताएगा इलाका मकीनों को किन मसाइल का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील कोटशुटा के इलाके चोटी ज़ेरी में मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा पब्लिक हेल्थ की जानिब से बिजली के बिल की अदम अदायगी के बायस पिछले एक माह से वाटर सप्लाई स्कीम बंद है, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर शदीद मुश्किलात पेश आ रही है, जबकि लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पानी खरीद करके इस्तेमाल कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा क्यों पिछले एक माह से पानी नहीं आ रहा यहाँ पर? चोटी ज़रीन की जो वाटर सप्लाई है ये अपनी तबी उम्र पूरी कर चुकी है। ये वो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कस्बा है जो सरदार फ़रूक लिगारी का आबाई गहरा है, लेकिन यहाँ की शहरी आबादी है जो 20-25 हज़ार से भी ज़्यादा है। गुज़श्ता एक माह से पीने के मीठे पानी से को तरस रही है, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी इंतहाई कड़वा और नाकाबिल इस्तेमाल है। ये डिप्टी कमिश्नर टी जी खान से हम गुजारिश करते हैं कि इस बात का नोटिस ले कि वाटर सप्लाई स्कीम बिला वजह क्यों बंद है। जी बिल्कुल, ज़ेर ज़मीन कड़वा और गंदला पानी पीने से यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अंजुमन ताजरान के सदर इकरामुल्लाह चंगवानी भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जैसे भाई ने कहा कि ये साबिक सदर सरदार फारूक लिगारी का इलाका है, इतनी शोहरत याफ्ता इलाका होने के बावजूद भी अगर इस दौरान कोई फौतगी हो जाए तो उस फौतगी के लिए मैयत को नहलाने के लिए 3000 रुपए का पानी खरीदना पड़ता है। एक तो पहले से गम होता है, ऊपर से मैयत को नहलाने के लिए, मतलब अंधेर नगरी है चोटी ज़रीन में, 1.5 माह 2 माह तक पानी का नाम तक नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर शहरी पानी की तरफ शहरियों का मुतालबा है कि इस हवाले से नोटिस लिया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुल्तान में PCGA और WWF के ज़ेरे तमाम कपास की बहाली के पायदार हल के लिए एक रोज़ा कौमी वर्कशॉप का इनेकाद। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी वर्कशॉप से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। और आज ये पिछले 3 डेकेड्स अगर कपास पे तवज्जो दी जाती और WWF के ज़ेरे तमाम कपास की बहाली के पायदार हल के लिए एक रोज़ा कौमी वर्कशॉप का इनेकाद। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी वर्कशॉप से खिताब कर रहे हैं। आपको बताएं, तरक्याती बजट में उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से आगे निकल गए। पंजाब के तरक्याती बजट का कुल हुजम 640 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमती मंसूबों के लिए तरक्याती बजट में 80 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। महकमा खजाना ने 80 अरब रुपए का फंड तरक्याती बजट में शामिल कर लिया। इजाफी बजट से 800 से ज्यादा स्कीम्स को मुकम्मल किया जाएगा। साफ पानी, सीवरेज और स्पोर्ट्स की स्कीम्स मुकम्मल होंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली से तो पंजाब हुकूमत ने बजट अपना 560 अरब रुपए का मंजूर कराया था और इसमें अब क्योंकि साबिक दौरे हुकूमत की अगर बात की जाए तो 600 अरब रुपए तक बजट जो है शहबाज दौरे हुकूमत में दिया गया, लेकिन अब 640 अरब रुपए तक पंजाब हुकूमत जो है अपना बजट बना चुकी है और की बाकायदा मंजूरी जो है वो भी वज़ीर पंजाब दे चुके हैं।
اور اس میں 80 ارب روپے کا بجٹ جو ہے مزید 800 سے زائد ایسی اسکیمیں جو کہ فنڈس کی عدم دستیابی کی وجہ سے ادھوری تھی، التوا کا شکار تھی، اب ان کو ان سے مکمل کیا جائے گا۔ اس میں جنوبی پنجاب کے لیے بھی بہت زیادہ بجٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ 35% بجٹ کو پنجاب حکومت نے رنگ فنسی کی ہے، جبکہ مزید بجٹ گورنمنٹ آف پنجاب دے گی۔ اب اس پر محکمہ خزانہ پنجاب نے باقاعدہ اس کی اپروول دے دیا اور یہ بجٹ میں شامل بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ پی این ڈی بورڈ کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ایڈیشنل ریسورسز فراہم کیے جائیں تاکہ وہ ایسے منصوبے جو کہ التوا کا شکار ہے اور فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو وہ مکمل نہیں ہو پا رہے تھے ان کو مکمل کیا جا سکے۔ اور اس میں سیوریج کے نکاسیات، گلیوں کی توسیع اور دیگر جو عوامی منصوبے ہیں ان کو عدم منصوبہ جات سے فنڈ سے مکمل کیا جائے گا۔ اچھی بجٹ فائنل کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ علی رام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ملتان ہوگا اب مزید خوبصورت۔ شہری اولیا کے لیے ہاؤسنگ سیکریٹریٹ کی جانب سے خوشخبری ہے۔ ملتان کے تمام داخلی دروازے رات میں آنے والوں کو متوجہ کریں گے۔ تمام دروازوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے پلان بنا لیا گیا۔ ملتان کے تمام داخلی خارجی دروازوں کو روشن کیا جائے گا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ملتان ہوگا اب مزید خوبصورت۔ شہری اولیا کے لیے ہاؤسنگ سیکریٹریٹ کی جانب سے خوشخبری سامنے آ گئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار افراد کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ حکومت کا سکولز میں سربراہان کو براہ راست بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پرنسپل کو پی پی ایس سی کے ذریعے بھرتی کیا جائے گا۔ منظوری کے بعد آسامیوں کی تشہیر کی جائے گی۔ آپ کو اچھی خبر سے آگاہ کریں، اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگار افراد کے لیے بڑی خوشخبری۔ حکومت کا سکولز میں سربراہان کو براہ راست بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیراعظم کے دورہ میاں والی کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں۔ جلسہ عام کے لیے جگہ کے لیے انتخاب کے بارے میں اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبطین، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع امجد علی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اسی پر مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر بتائے گا۔ جی بالکل وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ میاں والی کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ جو ہے منعقد ہوئی ہے، جس میں صوبائی وزیر جنگلات سردار محمد سبطین خان، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع ایم این اے امجد علی خان، صوبائی ممبر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر، اس کے بعد امین اللہ خان ممبر پنجاب صوبائی اسمبلی جو ہیں، عبد الرحمان خان ببلی اور دیگر جو افسران ہیں اس میں شریک ہوئے ہیں۔ اس میں تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیا گیا ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان 11 دسمبر کو میاں والی کا دورہ کر رہے ہیں۔ دن 10 بجے کہا جا رہا ہے کہ وہ میاں والی میں پہنچیں گے اور جنرل بس اسٹینڈ کے سامنے جو جگہ موجود ہے وہاں پہ جلسہ عام سے عمران خان خطاب کریں گے اور اس کے بعد نمل کالج میں کانوکیشن ہے اس میں بھی وہ شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیز 3 جو ہے سٹی پیکج کے حوالے سے 27 ارب روپے کے جو ڈسٹرکٹ اور دیگر جو میاں والی کے ایریاز ہیں ان کے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 27 ارب روپے کے جو پروگرام ہیں، پروجیکٹ ہیں، ان کی اناؤنسمنٹ دیں گے اور جو پروجیکٹ میں جاری تھے جو مکمل ہو چکے ہیں ان کا وزیر اعظم پاکستان افتتاح بھی کریں گے۔ افتتاح بھی کریں گے۔ بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں خانیوال حلقہ پی پی 206 میں ضمنی انتخاب۔ پاکستان پیپلز پارٹی خانیوال میں آج سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ اسی پر مزید بات کریں گے ندیم مغل سے۔ جی ندیم بتائے گا تیاریوں کے حوالے سے۔ حلقہ پی پی 206 ضمنی انتخاب میں آج پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی دن 2 بجے خانیوال پہنچیں گے اور یہاں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ جلسہ عام کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، پنڈال سجا دیا گیا ہے اور دیگر تیاری بھی کی جا رہی ہیں۔ تو آج کے جلسہ عام کے جو میزبان ہیں راؤ فرقان صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ جی بتائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یوسف رضا گیلانی یہاں پر پہنچ رہے ہیں، جلسہ عام ہے، کیا تیاری ہیں، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور ہم ان کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو خانیوال میں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، جیسا کہ لاہور میں ہوا اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالی لوگ جوک در جوک اب الحمدللہ پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں اور میں بھی اور ہمارے جتنے بھی رفقا ہیں
वो सब के सब यहाँ पे इंशाल्लाह ताला अपनी भरपूर कोशिश करेंगे और पीपल पार्टी को यहाँ से खानेवाल में सिर्फ यही नहीं, आइंदा इंशाल्लाह ताला मुस्तकबिल के अंदर भी पीपल्स पार्टी को खानेवाल में इंशाल्लाह ताला खानेवाल ये पाकिस्तान का गढ़ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खानेवाल का गढ़ बनेगी और यूसुफ रजा गिलानी का वाहना इस्तकबाल किया जाएगा और जाले जो है मुखासे पुरजोश भी दिखाई दे रहे हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान में तैनात होने वाले नए सीपीओ खुर्रम शहजाद हैदर की रोहित से गुफ्तगू, आइए आपको ले चलते हैं। देखें जी, मेरा फर्स्ट डे है, इंशाल्लाह आए हैं एक नए अज़म से। जो मुझे पता चला है टीम इज़ गुड और क्राइम, लोगों की प्रॉपर्टी की हिफाजत, जान की हिफाजत, ये हर पुलिस ऑफिसर की पहली जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह उसमें पेट्रोलिंग भी बढ़ाएंगे, प्रेजेंस भी नजर आएगी और डिटेक्शन भी आपको बेहतर नजर आएगी इंशाल्लाह। मुझसे पहले जो सीपीओ थे वो भी डिटेक्शन में उनका बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया हुआ है। हम मजीद इम्प्रूव करेंगे और मुल्तान इज़ अ बिग सिटी, तो उस हवाले से हम लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रायोरिटी पे रखेंगे। सर, पुलिस मुलाजमीन के भी मसाइल होते हैं, उसके लिए क्या प्रायोरिटी होगी? आईजी साहब की भी यही डायरेक्शन थी, मुझे उनकी पॉलिसी है कि हम अपने पुलिस स्टेशन को भी मजबूत करेंगे और पुलिस मुलाजमीन की वेलफेयर पे भी खुसूसी तवज्जो देंगे हर एस्पेक्ट में इंशाल्लाह। हासिलपुर के निजी कॉलेज में फहश डांस का मामला, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काटिया की रोहित से गुफ्तगू। मुतजाद राय ही थी कि इसके अंदर जो म्यूजिक इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल एक वल्गर, जो किसी भी तलीमी अदारे को बिल्कुल कभी वो जेब नहीं देता। और जो जहां तक है इस चीज का कि ये लड़कियां थी या उसमें कोई भेस बदला हुआ था, उस बेटी इंशाल्लाह अपनी फाइंडिंग्स दे दे। शेखुल सलाम हजरत शाहरुख ने आलम का 708वां उर्स मुबारक 3 रोजा उर्स की तकरीबात का आगाज 10 दिसंबर से शुरू होगा। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताएगा इंतजाम के हवाले से। जी, मुल्तान शहर में हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह का 708वां उर्स मुबारक जो है वो आज से 2 रोज बाद मनाया जाएगा। 3 रोजा उर्स की तकरीबात जो हैं वो 10 दिसंबर से शुरू होंगी। इस हवाले से जो दूर दराज से और मुल्तान शहर से भी ज़ायरीन हैं वो एक बड़ी तादाद में उर्स मुबारक में शिरकत करते हैं और अभी से ज़ायरीन के काफिले जो हैं वो मुल्तान शहर पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ ज़ायरीन मौजूद हैं। 4 साल से आ रहे हैं मुतवातर, और यहाँ पर आकर लोग फैज़ान सुन्नत लूटते हैं और जनाब बड़ी बरकरात पाते हैं और बड़ी इनके रहनुमाई पाते हैं और यहाँ पे आने से बड़ा फैज़ मिलता है इंसान को। दिल के क्या इंतजाम देख रहे हैं? साफ सुथरा, बेहतर बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन, हर चीज के लिए बेहतरीन है। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो जो मामूल की सिक्योरिटी है उससे ज्यादा सिक्योरिटी इस वक्त यहाँ पर सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान जिले इंतजामिया का कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को मौसर बनाने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी, एक मुहिम तो खत्म हो चुकी है कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, जिसमें घर घर जाके महकमा सेहत की टीमों ने शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई थी, लेकिन अब दूसरी मुहिम शुरू हो चुकी है। उसके हवाले से जो तमाम तर इंतजामात हैं, तमाम तर इक़दामात हैं, उनको हतमी शक्ल दे दी गई है और ख़ुसूसी तौर पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से महकमा सेहत को हदायत जारी की गई हैं कि वो जितने भी अवामी इक़दामात हैं, जिसमें रेलवे स्टेशन, नारी अड्डा, बाजार या कोई शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर जो कोविड वैक्सीनेशन टीमें हैं उनको वहाँ पर तैनात किया जाए। जबकि इसके साथ ही मुल्तान में जो सबसे बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है आइंदा 2 रोज़ के बाद, वो हज़रत शाहरुख आलम का उर्स मुबारक है, जहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद आएगी। वहाँ पर एक ह्यूज ट्रैफिक भी देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर भी एक खसूसी कैंप लगाने की हदायत जारी की गई है कि वहाँ पर भी कैंप लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जाए। जबकि इसके साथ ही जो एक और फैसला किया गया, वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जनूबी पंजाब एथलेटिक्स प्रीमियर लीग की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, रहीम यार खान की गवर्नमेंट ख्वाजा फरीद ग्रेजुएट कॉलेज में कल साउथ पंजाब प्रीमियर लीग एथलेटिक्स का बड़ा जो है मुकाबला, एक इवेंट होने जा रहा है और इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने जो है तमाम जो मुतल्लिका इदारों के सरबराहान हैं उनको हिदायत का मरासला भी जारी कर दिया है। इसके मेज़बान होंगे प्रिंसिपल ख्वाजा फरीद कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद। सर, एक बड़ा मुकाबला है और इस हवाले से कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं, इसके जो तफसीलात हैं वो क्या है और किस तरह से आप इंतजामात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल साउथ पंजाब प्रीमियर लीग 2021-22 के सिलसिले में एथलेटिक्स के जो मुकाबले हैं कल ख्वाजा फरीद कॉलेज में मुनक्कद हो रहे हैं। इसकी जो डायरेक्शंस हैं वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस रहीम यार खान ने तमाम मेल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को दे दी हैं। कल डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के तमाम मेल कॉलेजेस से जो एथलीट्स हैं वो एथलेटिक्स के मुकाबलों में रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद कॉलेज में शिरकत कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो इवेंट्स कल होंगे उनमें रेस के 3 इवेंट्स हैं, 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है और 400 मीटर रेस है। इसके अलावा रिले रेस है 4x100 की और 4x400 की। लॉन्ग जंप होंगे, हाई जंप्स के मुकाबले हैं, डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है और शूट पुट के मुकाबले जो हैं कल उनका इनकाद किया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करें। ये एक सेहतमंद मुआशरे की तरफ हुकूमत पंजाब का एक बेहतरीन कदम है जिसकी तकमील के लिए हम इंशाल्लाह अपनी कल तमाम वसाइल के साथ इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दे और इसका मकसद ये है कि स्टूडेंट्स जहां पढ़ाई के बोझ तले दबे होते हैं उनको एंटरटेन भी कराया जाए और एक एंटरटेन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।